हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, अंतरिम सरकार के एक संकल्प के माध्यम से, या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजवंशों द्वारा। ऑप्शन ए इज अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये गलत लिखा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा तो यहाँ पर राजवंश कहाँ से आ जाएगा भाई। या फिर यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये राजवंश की जगह पर कांग्रेस कर लो इसको। अब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1947 के तहत जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ, तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है स्थिर विकास शुरू होता है, या फिर अर्थव्यवस्था स्थिर है, ये इसका मतलब होता है, या फिर अर्थव्यवस्था का पाटन होना, ये इसका मतलब होता है, या फिर सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं, ये इसका मतलब होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत कम जाते हैं पेपर में, बट लेकिन अगर फिर भी कभी पूछ ले तो आपको आंसर आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थिर विकास शुरू होता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखो यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, यानी कि भारत में नियोजन इसके उद्देश्य को प्रकट करता है। ये तो वो वाला करता लिख दिया इन्होंने, इंग्लिश वाला करता है, ठीक है। देखिए भाई ऑप्शन ए क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अगर इंग्लिश में बोलें तो फंडामेंटल राइट्स होता है। ऑप्शन बी कहता है राज्य के नीति निर्देश तत्व। ऑप्शन सी कहता है मौलिक कर्तव्य, जिसको कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत में नियोजन इसके उद्देश्य को, द प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डीपीएसपी, इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है वह वैदिक देवता किलों को तोड़ने वाला और भगवान से युद्ध भी करता था, उस देवता का नाम बताना है। मैंने आपको पहले भी, इससे पहले जो मैंने लेक्चर डाला था उस लेक्चर में मैंने वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां दी थी, और उसी जानकारी में इस क्वेश्चन का आंसर भी छिपा था। अब आपको बताना है, अगर आपने वैदिक टाइम पीरियड को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको बताना है कि किलों को तोड़ने वाला और भगवान से युद्ध करने वाला ऐसा कौन सा देवता था, उस देवता का नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो इंद्र देवता थे वो थे किलों को तोड़ने वाले। इनको थंडर के नाम से भी जाना जाता है, थंडर स्टोन जानते हो, इंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फिलराइज्ड ड्यूरिंग द मेगालिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, या फिर कैल्कोलिथिक एज। इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़े पत्थरों का युग नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्टली इसको मेगालिथिक एज ही पढ़ेंगे। इसको पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, इन ऑप्शंस को काट दीजिएगा। इसको नव पाषाण पढ़ेंगे और इसको चैल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे। देखो कैल्कोलिथिक एज जो होती है उसको हम लोग मेटल एज भी बोलते हैं, इसको हम लोग मेटल एज भी बोलते हैं।
नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज यानी कि सबसे पहले वाला जो टाइम पीरियड था, और मेगालिथिक यानी कि बीच वाला टाइम पीरियड, यानी कि मेसोलिथिक भी इसको कभी कभी बोल देते हैं। तो जो कैल्कोलिथिक एज है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल एज। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हड़प्पन या सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में पनपी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज मतलब कि मेटल एज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में, इसलिए आप इसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक माध्याह्न रेखा यूपी एमपी के राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। Indian Standard Meridian passes through the states of UP, MP, and the answer is Odisha and Andhra Pradesh. आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोच सकते थे कि देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस कुछ अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भारतीय मानक माध्याह्न रेखा है वो यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद आ जाता है आपका उड़ीसा, और उसके बाद आ जाता है आपका एपी। एपी का मतलब है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ओके, इसको आप याद रखिएगा। तो यूपी से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है, और आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड इन, यानी कि जो लक्षद्वीप समूह है वो किस जगह पर स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप समूह। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। आपको इसका आंसर देना है हिंद महासागर, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। देखो, अगर बंगाल की खाड़ी की अगर तुम बात करते हो तो आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल के लिए तो अंडमान वगैरह आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है। ठीक है, आपने अगर मैप में लोकेशंस वगैरह अगर अच्छी तरीके से देख रखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरब सागर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाले घटक विधानसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, किसके द्वारा नहीं होगी, कब की गई थी। ठीक है ना, ये है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। कब की गई थी भाई, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 16 मई 1946 को आया था। 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है, एक असेंबली की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जो नॉन परमानेंट चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद एक और फिर मीटिंग होती है, वो होती है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन बनाए जाते हैं और उनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 13 तारीख को एक और मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में प्रेम्बल को एक्सेप्ट किया जाता है। और प्रेम्बल लेकर कौन आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की उद्घाटना बैठक के अध्यक्ष कौन थे। ये अच्छा क्वेश्चन है। हु प्रेसिडेंट ओवर द इनॉग्यूरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। भारत की संविधान सभा की उद्घाटना बैठक के अध्यक्ष कौन थे।
इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा साहब। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिकली, मैंने आपको बता भी दिया है। एक तो पूछता है नॉन परमानेंट चेयरमैन और एक पूछता है परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, अगर नॉन परमानेंट चेयरमैन पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब होंगे, अगर नॉन परमानेंट चेयरमैन पूछेगा तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है पब्लिक सेक्टर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी सेक्टर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सेकेंडरी सेक्टर एंड चौथा ऑप्शन दे रखा है टर्सरी सेक्टर। भारत की 70% कामकाजी आबादी इसमें की लगी हुई है, किस में लगी हुई है? सार्वजनिक क्षेत्र में लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, माध्यमिक क्षेत्र में लगी हुई है या तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई है? यहाँ पर माध्यमिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। यानी कि सबसे ज्यादा जो आबादी है 70%, तो यहाँ पर ये तो आंकड़ा इतना नहीं है बट क्वेश्चन में था तो चलो इसका आंसर मान लेते हैं। हाँ, बेसिकली 60% तुम कह सकते हो कि 60% जो है वो प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर में लगा हुआ हमारा कामकाजी आबादी इतनी है प्राइमरी सेक्टर में, और लगभग 40% जो है वो टर्सरी, जबकि हमारा जो रिवेन्यू आता है सबसे ज़्यादा वो टर्सरी से ही आता है यानी कि तृतीय क्षेत्र से ही ज़्यादा आता है, यानी कि एग्रीकल्चर वाले फील्ड से इतना नहीं आता है। और आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो फील्ड आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है और जो सर्विस सेक्टर होता है उसी को हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, सरकार भारत की द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय सांख्यिकी द्वारा यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, अभी बजट भी पेश हुआ था फरवरी के टाइम पर, तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, हालांकि भारत, ठीक है, भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? पहली धातु थी कॉपर। आयरन नहीं होगा दोस्त, आयरन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड, यहाँ पर नेट एसोसिएटेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा नॉट एसोसिएटेड, इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा नॉट एसोसिएटेड। नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पन सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है? यहाँ पर आ जाएगा नहीं। ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी सुमेरियन या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू द अंडमान आइसलैंड, यानी कि अंडमान आइसलैंड के पास में कौन सी कंट्री है, यानी कि कौन सा देश है? आपको इसका आंसर देना है। श्रीलंका है, म्यांमार है या इंडोनेशिया है या फिर पाकिस्तान है। अगर आपने मैप अच्छी तरीके से कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से टिक कर दोगे। ऑप्शन ए इज श्रीलंका, ऑप्शन बी इज म्यांमार एंड ऑप्शन सी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इज पाकिस्तान। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया? हमें सिर्फ इन ये जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं इनमें बताना है, अपनी तरफ से नहीं बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट भारत के अन्य राज्य की अधिकतम संख्या के साथ
अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है महाराष्ट्र दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है आसाम दिया हुआ है, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिहार। बताइए क्या ऑप्शन होगा। अगर आपने मैप नहीं कर रखा है तो मैप जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बेसिकली ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से ही पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके को छोड़ के। चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो आसाम के साथ 1 2 3 4 5 6 राज्यों की सीमा लगती है, नहीं 7 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, इधर से वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, एक त्रिपुरा की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, मणिपुर की भी लगती है, नागालैंड की भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र के साथ राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। बस यही है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 5। और अगर महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र के साथ गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक की भी लगती है, गोवा की भी लग जाती है, तेलंगाना की भी लगती है और एक इधर छत्तीसगढ़ की भी लगती है, यानी कि इसमें आ जाएगा 6। और अगर बिहार की बात करता हूँ तो बिहार के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, बस यानी कि 3 राज्यों की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? आसाम की। यानी कि आसाम के आसपास अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए इज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी इज तेज बहादुर सप्रू जी, ऑप्शन सी इज सी राजगोपालाचारी जी, या ऑप्शन डी इज बी आर अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो मैं आपको बता दूं ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और एक फेमस क्वेश्चन यही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो आंसर के साथ भी दे रखा है क्वेश्चन, वाह। Which of the following scholars who was the first to discover the traces of the हड़प्पन civilization? यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले उत्खननकर्ता की बात पूछी गई है यहाँ पर, यानी कि जो पहले खोजकर्ता थे जिनको एविडेंसेस मिले थे उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन दिख ही रहा होगा सामने, दयाराम साहनी जी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस ईयर में की थी इन्होंने, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा एक बार और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि किस ईयर में की गई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। झारखंड डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद, झारखंड की बाउंड्री किसके साथ शेयर नहीं होती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला दिख रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा दिख रहा है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के बारे में। अगर मैं झारखंड के बारे में बात करता हूँ तो पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है, उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बिल्कुल शेयर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर नहीं होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है, इसलिए बाउंड्री शेयर नहीं हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप के पूर्व में स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों कि पूर्व में स्थित है। कौन सा देश है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? क्या वो थाईलैंड है, क्या वो श्रीलंका है, क्या वो इंडोनेशिया है, या फिर सारे के सारे ये पूर्व में स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका आंसर है इंडोनेशिया। चलिए
इंडोनेशिया की कैपिटल भी बता दीजिए भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो हरियाणवी लिख दी इन्होंने, कौन थे? अब इसको करेक्ट कर लो भाई, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, या फिर सी राजगोपालाचारी थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका, यहाँ से वही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है तो आप सीधे सीधे लगाओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन इसका विधानसभा अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ से लगा दिया यार इन्होंने, ये तो गलत कर दिया। चलिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग को द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था। तो 1936 में जो वो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो कानपुर में हुआ था, या वो बम्बई में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था, या फिर वो बिहार में हुआ था? आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। संविधान सभा की मांग को चलिए, संविधान सभा की मांग को द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था। तो वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था, या फिर हुआ था बिहार में? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वो जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसको कि लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया के पास है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या फिर मुक्त अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, या फिर गांधीयन इकोनॉमी है, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है? आपको कमेंट में बताना है कि जो ये इकोनॉमी एक्सेप्ट की गई थी इंडिया के द्वारा वो कब की गई थी। हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। ये आप याद रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। और जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ये लिया गया था सोवियत संघ रूस, SSR प्लस US, इन दोनों के मॉडल के आधार पर हमने ये मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया एडॉप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन, इंडिया ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो अपनाई थी, कब अपनाई थी? पहला ऑप्शन दे रखा है संविधान का नामकरण जब हुआ था, यानी कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तब अपनाई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपनाई गई थी, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 में अपनाई गई थी, या फिर नहीं? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी 1948 की औद्योगिक नीति के बाद अपनाई गई थी, यानी कि 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में। ये भी क्वेश्चन फेमस है, ये भी पूछ लेता है, इसको भी याद रखिए। चलिए दूसरा देखते हैं। The town planning in the Harappan civilization was inspired by a regard for, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एक संबंध द्वारा प्रायोजित था। ब्यूटी एंड यूटिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। काफ़ी साफ सफाई रखी जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अगर मैं बात बताता हूँ तो उस टाइम पर ग्रिड सिस्टम चलता था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि
कोई भी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल पर काटती है, यानी कि उसमें कोई भी मोड़ वगैरह नहीं हुआ करती थी पहले। ये सीवेज वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और इन लोगों की इसी प्लानिंग की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस भी है और ये स्वच्छता वगैरह का बहुत ध्यान रखते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे स्वच्छता का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट इज। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है टाउन प्लानिंग की वजह से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंडरफेक जल निकासी प्रणाली की वजह से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की वजह से, या फिर लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों का बहुत अच्छा था, इसलिए भी ये एक अलग दूसरों से अगर कंपेयर किया जाता है हड़प्पन सभ्यता को या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो उस टाइम पर जल निकासी प्रणाली जो होती थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि इन लोगों के यहाँ ग्रिड सिस्टम चला करता था, इसलिए और अच्छा होता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैव अ कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर, यानी कि चाइना के साथ कॉमन बॉर्डर रखने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं पहला, तीसरा, चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला और तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अगर आपने मैप में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल बॉर्डर करता ही है शेयर चाइना के साथ, सिक्किम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है और हिमाचल प्रदेश भी करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों जो स्टेट हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार आर, यानी कि म्यांमार के साथ कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो म्यांमार के साथ किस किस का बॉर्डर शेयर होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है त्रिपुरा का, नहीं त्रिपुरा का नहीं होता, मिजोरम का होता है, ठीक, एक होता है मणिपुर का, एक होता है नागालैंड का, ठीक, और एक होता है अरुणाचल प्रदेश का, एपी। तो आप देखिए ज़रा किस में ऑप्शन देख रहे हैं, ये मिजोरम का हो रहा है, मणिपुर का हो रहा है, नागालैंड का हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होना चाहिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।